हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक और चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, टेक्निकल चैप्टर है। यही सेम चीज अगर आप बात करेंगे 12th क्लास में भी है। जो फॉर्मेट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये 12th क्लास में भी करा है, तो ये वीडियो 12th वाले बच्चों के लिए भी बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि हम एक ही वीडियो के अंदर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ा बहुत 12th का भी याद अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए। तो सबसे पहले एक बात समझने की जरूरत है कि हम ये क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए डियर, अगर आप बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आप लोगों ने सीखा कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। उसके लिए वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, राइट। इस तरीके से आपने पार्टनरशिप कंपनीज, पार्टनरशिप के बारे में भी सारी अकाउंटेंसी पढ़ी 12th क्लास में, क्योंकि पार्टनरशिप पे काफी बड़ी बुक थी आप लोगों की, जिसमें हमने पढ़ा कि वो लोग ट्रेडिंग बनाते हैं, P&L बनाते हैं, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, देन बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कंपनी की। तो आपने जो बुक पढ़ी है कंपनी, उसमें सिर्फ आपने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा है। कंपनी थोड़ी ब्रॉड है। फिर आपने जो बीकॉम है उसके अंदर कंपनीज के बारे में भी और ज्यादा पढ़ना शुरू करा। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली सीख रहे हैं कंपनीज के फाइनल अकाउंट, यानी अगर कंपनी को अपनी फर्म का प्रॉफिट लॉस जानना है तो वो क्या बनाती है। तो कंपनी ट्रेडिंग P&L नहीं बनाती डियर, कंपनी बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड यही फॉर्मेट है उसका, वर्टिकल फॉर्म इसको बोलते हैं। और बैलेंस शीट भी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से डिफरेंट होती है। यानी कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो कि आपकी थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, वो आपको मेमोराइज करना है। चाहे आप 12th की बात करो, चाहे आप फाइनल अकाउंट, कंपनीज, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यहाँ पे बात करो, आपको ये फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा और एज इट इज ऑर्डर में आपको लर्न करना है। ये काम आपका सबसे मेन है अगर आपको इस चैप्टर को सीखना है तो। अगर हम 12th की बात करें, इनको सिर्फ फॉर्मेट याद करना है और थोड़ा बहुत और काम करना है। लेकिन अब आज आपको क्या करना है, जो बिजनेस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं, अब इनको ये फाइनल अकाउंट बनाने सिखाए गए हैं कंपनी के, जो अभी तक आप लोगों को नहीं सिखाए गए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में आपको दोनों फॉर्मेट बताएंगे। आपका काम ये होगा कि नेक्स्ट वीडियो तक आप ये फॉर्मेट जो है पहले मेमोराइज करें, उन्हें लिखकर देखें और फिर ही आप सेकंड वीडियो देखें, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आपने फॉर्मेट मेमोराइज नहीं करा तो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कंपनी होती है वो अपना प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या बनाती है। तो वो बनाती है, रादर देन ट्रेडिंग P&L की जगह वो एक ही स्टेटमेंट बनाती है, इट्स वेरी इजी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसका फॉर्मेट क्या है, तो देखिए क्या फॉर्मेट है आपके पास। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, आपको पता है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट कर चुके हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, जिस चीज का आप मेन बिजनेस करते हैं उससे होने वाली इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन, मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म क्या होती है, जो कच्चे माल से फिनिश गुड बनाती है और उसे बेचती है। तो जो उस बेचकर उसके पास पैसा आता है, यानी बेसिकली सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल है, अगर उसमें स्टेटमेंट ऑफ P&L, मतलब प्रोफेशनल कंपनी है, तो ऐसे केस में उनको फीसेस रिसीव होती है, तो वो उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, जो भी आपका मेन बिजनेस है उससे होने वाली जो इनकम होती है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात करें, जिसका हम जनरली क्वेश्चन करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए यहाँ पर आप नोट देखिए, हमने लिखा है नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 में आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ये सारे नोट्स नंबर है और ये अमाउंट होगा उसका फाइनल। तो ये जितने भी हैं, इनकी आपकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपने नोट्स में करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, दैट नोट आर नॉट वर्किंग नोट, दीज नोट्स आर फाइनल नोट, और इसमें आप डिटेलिंग भरते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हम आपको फर्स्ट नोट दिखा रहे हैं। आप ऊपर हेडिंग डालेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और जो भी आपका फाइनल अमाउंट आएगा उसे आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, राइट। उसके बाद सेकंड आ जाता है अदर इनकम। मतलब देखिए कितना आसान है ना, मतलब सेल्स के अलावा जहां से भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है कंपनी को, उसे अदर इनकम की हेडिंग में डाल दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, मतलब आपको ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा सोल प्रोप्राइटर की तरह या फिर पार्टनरशिप की तरह, या डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है। ये झमेला ही नहीं है कि ट्रेडिंग में कौन सा जाएगा P&L। सिंपल, जितनी भी इनकम है सारी, सेल्स वाली छोड़कर सारी की सारी इनकम इसमें आ जाएगी। यानी माल बेचने के अलावा अगर आपकी कंपनी में कोई भी रिसिपेंट हो रहा है, रिसीविंग हो रही है सॉरी, वो सारी की सारी अदर इनकम में आ जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बहुत सारी अदर इनकम है, लेकिन यहां पर आपने अदर इनकम का सिर्फ टोटल डालना है। तो आप वहां नोट नंबर 2 डालो, जिसकी भी डिटेलिंग है, जरूरी नहीं आप इसी ऑर्डर को फॉलो करोगे। अगर आपको लगता है कि अदर इनकम में बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां नोट नंबर 2 डालो। जैसे ऊपर 2 डाला, अदर इनकम हेड डाला, और जो जो इनकम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, जो भी आपको इनकम दे रखी है, वो सारी की सारी इनकम का डिटेल यहां डालकर उसका जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट आपने यहां लिखना है।
इज इट ओके? दैट इज योर अदर इनकम। फिर आप दोनों को टोटल कर दो, ये आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू, यानी बिजनेस को जो टोटल अर्निंग हुई है, कंपनी को जो टोटल अर्निंग हुई है वो फर्स्ट और सेकंड का टोटल हो गया। तो यहां पर आपके पास आ गया टोटल अर्निंग। इज इट ओके? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अदर इनकम में जितनी भी इसके अलावा आपको पैसे रिसीव हुए सारे लिखकर और उसका जो टोटल अमाउंट है वो आप बाहर जाकर लिख सकते हैं। फिर इन दोनों को टोटल कर दीजिए, ये आपके पास पहला हेड आ जाएगा जिसे हमने ए लिखा है, दैट इज टोटल रेवेन्यू। इज इट ओके? फिर अब कंपनी के सारे एक्सपेंस हम इस हेड के अंदर डालेंगे, जितने भी तरीके के एक्सपेंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है डियर तो ये आएगा, लेकिन अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने का काम करती है। ट्रेडिंग फर्म क्या होती है? जो बना बनाया माल लेती है, उसमें अपना नाम लगाती है, थोड़ा पैकेजिंग वगैरह करती है और उसे एज इट इज बेच देती है। तो डिपेंडिंग अपॉन मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, दोनों में से कोई एक चीज आएगी, इसलिए हमने लिखा है और। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम यानी कितना कच्चा माल खर्च करा गया, क्योंकि सबसे बड़ा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग फर्म में कच्चा माल ही होता है। तो अगर आपके पास इसकी डिटेल होगी तो क्या चीज आप कैसे निकाल सकते हैं इसको, तो इसके लिए हमने नोट नंबर 3 बनाया है। अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसे ओपनिंग रॉ मटेरियल दे रखा है, आपको कच्चे माल की परचेजेस दे रखी हैं, एक्सपेंसेस ऑन परचेज दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो अगर आपको दे रखा है तो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसे निकालेंगे, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस अगर आपने उन परचेजेस करने में कोई एक्सपेंस करा है माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। आपके पास जो रॉ मटेरियल आएगा डियर वो आपका कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कच्चा माल था। ठीक है, आपने ये ओपनिंग में पढ़ा था, आपने 2 लाख रुपए का कच्चा माल और खरीदा। ठीक है, 50,000 रुपए आपको कच्चे माल को लाने में खर्च कर लिया आपने। ठीक है, टोटल मिलाकर आपके पास कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए का माल हो गया। अब मान लेते हैं कि आपको 50,000 रुपए का माल वापस करना पड़ा क्योंकि डिफेक्ट रहा या कुछ भी रहा। ठीक है, अब आपके पास जो क्लोजिंग मटेरियल पड़ा है तो इस हिसाब से आपके पास मटेरियल कितना होना चाहिए? 2 लाख का मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास 1 लाख का पहले था, 2 लाख का आपने परचेज करा, 50,000 रुपए का खर्चा करा, तो टोटल मिलाकर आपके पास 2.5 लाख का मटेरियल होना चाहिए, लेकिन आपने 50,000 का रिटर्न कर दिया। तो हिसाबन 2 लाख का मटेरियल होना चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ 30,000 का मटेरियल पड़ा है। तो इसका मतलब आपने 1,70,000 रुपए का रॉ मटेरियल जो है इस साल खर्च कर दिया है और वो आपने यहां पर मेंशन करना है। इज इट ओके? अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो ज्यादातर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, यही गिवन होगा। अगर हम ये बीकॉम की बात करें तो उसमें भी ज्यादातर यही गिवन होगा, लेकिन अगर ये गिवन हो तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो डायरेक्टली आपको परचेजेस गिवन होंगी तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर परचेजेस लिख दीजिएगा। इसके लिए कोई नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अगर परचेज रिटर्न भी दे रखी है तो बिल्कुल आप नोट नंबर 4 बनाएं, परचेज माइनस परचेज रिटर्न जैसे हमने ये लिखकर दिखाया है वो मेंशन करें और यहाँ अपना नोट नंबर लिख दें। तो सिंपल सी बात ये होती है, नोट नंबर आपने उसके बनाने हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन है। जो सिंगल चीज है उसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो दोनों में से कोई एक खर्चा आ जाएगा, या तो कच्चा माल का या फिर जो आपने स्टॉक खरीदा है उसका। इसके अलावा और क्या खर्चे होते हैं कंपनी के अंदर? दूसरा है आपके पास चेंज इन इन्वेंट्रीज। देखिए, इन्वेंट्री कितने तरीके की होती है? इन्वेंट्री होता है आपके पास जो आपका स्टॉक होता है। जो स्टॉक होता है फर्म के अंदर 3 तरीके का होता है। कच्चे माल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? आधा बना हुआ माल, और फिनिश गुड यानी पूरा बना हुआ माल। तो रॉ मटेरियल हम यहां पर इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी तो यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है और फिनिश गुड का भी हो सकता है। और अगर ये ट्रेडिंग है फिर तो सिर्फ फिनिश गुड ही होंगे। समझ गए? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधा बना हुआ माल जिसको हम सेमी फिनिश गुड भी कहते हैं, और फिनिश गुड मतलब फुल माल। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री में आपने क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए भी आप नोट नंबर बना सकते हैं और नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर डाल के कि 4th नंबर की एक्सप्लेनेशन है ये 5, तो आप लिख सकते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड। जो भी टोटल आंसर आए वो आप यहां बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज चेंज इन इन्वेंट्रीज, ये हमारे पास आ गया। उसके अलावा कच्चे माल का खर्चा हो गया, इन्वेंट्रीज पे माल समझ में आ गया खर्चा। उसके बाद है इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आएगा डियर? जो जो खर्चा आप अपने इंप्लॉइज पर या वर्कर्स पे कर रहे हैं उसे इस हेड के अंदर आपने डिटेलिंग देनी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वेजेस हो गई, वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो उसमें ऐड कर दीजिएगा। सैलरी हो गई, या इंप्लॉइज को आप ग्रेचुटी दे रहे हैं, लीव एनकैशमेंट दे रहे हैं, तो जितने भी खर्चे आपको डायरेक्टली ऐसे दिख रहे हैं कि दैट इज गिवन टू द इंप्लॉय और वर्कर्स ऑफ द कंपनी, इसको इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का नोट नंबर बनाइए। जैसे कि हमने यहां बनाया, देखिए
और सारे खर्चे लिख दिए, जो भी आप इंप्लॉइज को दे रहे हैं उन खर्चों का बाइफर्केशन लिख दिया। अब जो टोटल अमाउंट यहां से आएगा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जितने भी आप इंप्लॉइज पे खर्चा कर रहे हैं वो टोटल आपने यहां पर मेंशन कर देना, और अपना नोट नंबर जो भी आपका है, 4th है, 5th है, 6th है, जो भी अकॉर्डिंगली। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से किसी की बाइफिकेशन नहीं थी तो आपने सिर्फ इसी का नोट्स टू अकाउंट्स बनाया, राइट, तो यहां पर उसका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आती है आपके पास फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस का मतलब ही लोन लेना होता है डियर, और लोन लेने की जो कॉस्ट होती है वो होता है इंटरेस्ट। तो जितने भी टाइप के कंपनी इंटरेस्ट बेयर करेगी, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन, टर्म लोन है, किसी भी तरीके का अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो सारे इंटरेस्ट का टोटल फाइनेंस कॉस्ट आती है, यानी फाइनेंस करने की कॉस्ट आपकी होती है। तो आप ये क्या कर सकते हो, नोट नंबर डाल सकते हो, और जितने भी टाइप के आपने इंटरेस्ट पे करे सबकी डिटेलिंग, भाई ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, सबका डिटेल दो। उसका जो टोटल अमाउंट है, इंटरेस्ट जितना भी आपने पे करा है, वो सारा का सारा टोटल आप यहां बाहर पुट कर सकते हैं। दैट इज योर फाइनेंस कॉस्ट, राइट। उसके बाद बिजनेस में जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सबसे पहले तो कई बच्चों को ये डिफरेंस ही नहीं पता कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, अमोर्टाइजेशन क्या होता है। जितनी भी टैंजिबल एसेट्स होती हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इनमें जब वैल्यू में गिरावट आती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जितनी भी इनटैंजिबल एसेट्स होती हैं, जैसे कि आपके पास गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, जो कि आप बाहर से परचेज करते हो, तो उनका एक लिमिटेड पीरियड होता है, उनका लाइसेंस पीरियड होता है। तो जैसे से वो उनकी वैल्यू गिरती जाती है उसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि दोनों की वैल्यू में जो गिरावट होती है डेप्रिसिएशन, बट बेसिकली थ्योरेटिकली इनमें डिफरेंस होता है। एक और बात है सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों को यही नहीं पता होता कि इनटैंजिबल और फिक्टिशियस एसेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी डियर, इनटैंजिबल और टैंजिबल दोनों की जो है कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो दिखती है और सेल वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो आपके पास जैसे इनटैंजिबल गुडविल है, दैट कैन बी सोल्ड, राइट, पेटेंट कैन बी सोल्ड। लेकिन जो फिक्टिशियस एसेट होती हैं उनकी कोई सेल वैल्यू नहीं होती। वो बिजनेस में इसलिए पड़ी होती हैं क्योंकि एसेट, किसी भी चीज को आप एसेट क्यों बनाते हो, एसेट सारी खर्चा ही होती हैं, सब खर्चे हैं। चाहे आपने बिल्डिंग खरीदी है ये भी एक खर्चा है, लैंड खरीदा है वो भी एक खर्चा है। तो आप ये बताओ, जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है या प्रिमिलरी एक्सपेंस है, इसे आपने फिक्टिशियस एसेट क्यों बोला? ये फिक्टिशियस एसेट इसलिए है क्योंकि इनकी कोई सेल वैल्यू नहीं है। इन्हें हमने एसेट में सिर्फ इसलिए शो करा है क्योंकि इनका बेनिफिट बिजनेस को लंबे समय तक मिलता है। कोई भी खर्चा एसेट इसीलिए बनता है बिकॉज उसका बेनिफिट बिजनेस को लंबे समय तक मिलता है। आप देखिए वेजेस जो हैं वो अभी आपने वर्कर को दी, माल बनाया, खत्म, अब आपको दोबारा माल बनवाना पड़ेगा क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वो एक्सपेंस मान लिया जाता है। लेकिन आप लैंड खरीदते हैं, पैसा तो आपने खर्च कर ही दिया, लेकिन आप उसे एसेट क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होगी और आपको लंबे समय तक बेनिफिट देती है। तो फिक्टिशियस एसेट भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इनटैंजिबल एसेट्स में जो वैल्यू गिरती है वो अमोर्टाइजेशन होती है। इसके अलावा अगर आपके पास ये जो प्रिमिलरी एक्सपेंसेस जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनमें भी अगर गिरावट आती है तो वो भी अमोर्टाइजेशन की कैटेगरी में या रिटर्न ऑफ की कैटेगरी में लिखी जाती है, राइट। उसके बाद आपकी मेन खर्चे हो गए, कच्चे माल का खर्चा हो गया, चेंज इन इन्वेंट्री हो गया, इंप्लॉय पे जो खर्चा करते हो, इंटरेस्ट का खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो गया। इसके अलावा जो भी खर्चा इन चारों हेड में नहीं आता, राइट, जो चारों हेड में नहीं आता, उसे हम डाल देंगे अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में। जितने भी खर्चे बच गए डियर, सारे के सारे आप कहां डाल सकते हो? अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में। जैसे कि आपका कोई भी कैरियज हो गया या डिस्काउंट अलाउड हो गया, कोई भी चीज। इसके अलावा आपको जो भी खर्चा नजर आ रहा है, एडवर्टीजमेंट हो गया, वेयर हाउस का रेंट हो गया, या किसी भी तरीके का स्टेशनरी का खर्चा हो गया, ये सारे के सारे आपके कहां चले जाएंगे? अदर एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कंपनी ने कर रखा है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पहचानने की जरूरत पड़ती। परचेज लिख दो, चेंज इन इन्वेंट्री लिख दो, इंप्लॉय का खर्चा लिख दो, इंटरेस्ट का खर्चा लिख दो, डेप्रिसिएशन एक हेड में डाल दो, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो पांचों हेड है इनको टोटल करते हैं, तो ये बी पार्ट हमारे पास आ जाता है टोटल एक्सपेंस, राइट। दिस इज योर टोटल एक्सपेंस। आई होप आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L समझ में आ गया। ये टोटल रेवेन्यू आ गया डियर, और ये टोटल एक्सपेंस आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये टोटल रेवेन्यू है ए पार्ट, इसमें से बी पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी जो ये वाला टोटल है आपके पास, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपकी टोटल इनकम में से अगर आप टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे पास पेज नहीं बचा इसलिए हमें अगला पेज लेना पड़ा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से माइनस करने होते हैं अपने टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है।
टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। तो सबसे पहले टैक्स की बात करते हैं। जो भी आपने टैक्स के लिए प्रोविजन निकालना है कि यार हम इतना टैक्स पे करेंगे, तो उसके पैसे आप यहां से निकाल लीजिए, या आप टैक्स पे ही कर दिया तो वो माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दिस इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल ऑफ कंपनीज ट्रीटमेंट, ठीक है। कंपनी एक्ट का जो प्रॉफिट लॉस निकालना है, कितना सिंपल आपके पास फॉर्मेट है, बस इस बात का ध्यान रखना है, नोट्स जो अकाउंट्स बहुत क्लियर आपने बनानी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमने लिखी हैं, ये क्या है, जैसे अगर मान लो कोई भी लॉस हो जाता है आपका, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, कोई भी अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से आपका किसी भी तरीके का नुकसान हो जाता है, तो वो आप माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ अ कंपनी। बहुत इजी है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें हम अदर इनकम जोड़ देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, अदर इनकम में इसके अलावा सब इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सब तरीके की इनकम, राइट। टोटल रेवेन्यू आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके। एक्सपेंसेस में या तो कच्चे माल का खर्चा आएगा या परचेज आएगा। चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का या फिनिश गुड का। इंप्लॉइज पे जितने भी खर्चे करे वो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, और जितने भी टाइप के आपने इंटरेस्ट पे करे वो आ गए फाइनेंस कॉस्ट में। ऑल टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, यहाँ पर आपने सिर्फ टोटल अमाउंट लिखना है, यहाँ पर आप डिटेलिंग नहीं लिखेंगे। इसके अलावा इन चारों हेड में जो नहीं आया, चारों पांचों हेड में, वो आ गया आपका अदर एक्सपेंसेस में। फिर हमने कर दिया टोटल एक्सपेंसेस, ए में से बी को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आपने टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सब्ट्रैक्ट कर दी, आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबसे पहले काम करिए, चाहे वीडियो पॉज करना है पॉज करिए, ये फॉर्मेट याद करिए और इसे एक बार लिख कर देखिए, आपका काम एकदम हो जाएगा। और जब आप ये लर्न कर चुके होंगे तो आपको बैलेंस शीट करने का मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, राइट। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, लेकिन 12th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी चीज है, उनको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना होता है। मैंने इसमें से एक दो चीजें स्किप करी हैं, वो भी मैं आपको नाम बता दूंगी, पर जनरली वो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल नहीं होता अगर हम बीकॉम की बात करें या 12th की बात करें, बट फॉर्मेट का पार्ट है, हम आपको बताएंगे, लेकिन हमने उसको लिखा नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, ठीक है। तो बैलेंस शीट की अगर बात करें तो इसे वर्टिकल बैलेंस शीट बोला जाता है, और कंपनी के अंदर वर्टिकल बैलेंस शीट चलती है, यानी सारा कुछ ऐसे ही आपके पास आ जाएगा ऑर्डर में, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बैलेंस शीट की एक एक चीज को समझना है, ठीक है। तो बात करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे ऊपर हेडिंग डलती है, ये पूरी लायबिलिटी साइड होगी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, राइट। इसमें सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहली चीज है शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल को हम आपको समझाते हैं कि शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज आती है। तो शेयर कैपिटल में क्या चीज आती है डियर, सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये बिल्कुल वहां नहीं जाएगा, यहां पर आप देखिए हमने नोट नंबर 1 डाला है, आपने भी ऐसे ही नोट नंबर 1 डाला हुआ है और उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं आप। तो जो भी इसका फाइनल आंसर है वो हमने यहाँ पुट करना है, और कौन सी चीज, तो मैं आपको बताऊंगी। ऑथोराइज कैपिटल आपने लिखनी है, पर उस पर ऐसे लाइन डाल देनी है, ये यहां नहीं आएगी बैलेंस शीट में। ऑथराइज कैपिटल होती है अपने पूरे लाइफ टाइम में कंपनी पब्लिक से शेयर्स के थ्रू जितना लोन ले सकती है, अलाउेबल लिमिट होती है ये, तो ये बस यहां लिख दी जाती है। उसके बाद होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल होती है ऑथराइज कैपिटल में से अभी कंपनी ने कितना पोर्शन लोन लिया, उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं इशूड और ऑथराइज के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं कि आप बहुत फालतू का खर्चा देते हो, पॉकेट मनी करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा फालतू खर्च कर लेते हो, महीने से पहले आपकी पॉकेट मनी खत्म हो जाती है और आप फिर बाकी चीजों के लिए डिमांड करते हो। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि आपसे पूछा गया कि देखिए आपको हम एक क्या कर रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में एक पेमेंट डिपॉजिट कराएंगे क्योंकि आप अपने पैसे को ठीक से नहीं कर पाते, तो हम आपके लिए 15 साल के लिए, 10-12 साल के लिए आपके एक पेमेंट बैंक में जमा करा देंगे और आपको अपना पूरा खर्चा उसी पेमेंट में रिकवर करना है। तो आप बता दो कि आपको कितने पैसे चाहिए, ठीक है। या फिर खुद पेरेंट्स एक आइडिया लगाकर कि उसका इतना तक खर्चा होगा पढ़ाई और सब चीजों को लेकर, एक अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं। तो ऐसे ही कंपनी के लिए भी ना 10-12 साल के लिए एक ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड हो जाती है कि मैक्सिमम पैसा जो कंपनी बाहर पब्लिक से उधार ले सकते हैं, तो उसे ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। अब जितना जितना पैसा अभी कंपनी लेती रहेगी थोड़ा थोड़ा कर कर, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है। ये भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं जाती, ठीक है। फिर आती है मेन सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल होता है जितना वाकई में पब्लिक ने आपको प्रोवाइड किया। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। चाहे मैं 12th क्लास के बच्चों की बात करूं, ये बात उनको तभी समझ में आएगी जब वो शेयर कैपिटल यानी सेकंड बुक अच्छे तरीके से करेंगे, उससे पहले इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। उसमें आपके पास ये फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब पब्लिक ने क्या रिस्पॉन्स करा, तो दो तरीके की कैपिटल होती है हमारी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप।
फुली पेड अप का मतलब है कि जितना भी हमने पब्लिक से मांगा सबने पूरा दिया। जैसे मान लीजिए मेरे 1 लाख शेयर्स थे, मैंने 10 रुपए हर शेयर होल्डर से मांगे और अगर मुझे पूरे 10 रुपए हर शेयर होल्डर से मिल गए तो मैं लिखूंगी 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए, तो वो होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी ने अभी 1 लाख शेयरों से सिर्फ 8 रुपए पर शेयर मांगे तो उसे बोला जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। जब आपने मांगा ही नहीं है तो फुल्ली पेड अप कैसे हो सकता है? तो उसमें हम बनाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी 1 लाख इंटू 8। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल होता है वो बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में यहां पर शो होता है। ये नोट नंबर लिखा है, इसके बिल्कुल सामने आप इसका अमाउंट शो करोगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके 1 लाख शेयर होल्डर हैं, आपने 10 रुपए मांगे, सबने 10 रुपए दिए, सिर्फ 5,000 शेयर वाले ऐसे हैं जिन्होंने आपको 2 रुपए का कॉलिंग एरियर कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख के 2 टुकड़े बना लेंगे, 95,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में डाल देंगे, क्योंकि 95,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने आपको 10 रुपए पूरे दिए, उनको डाल देंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। और 5,000 शेयर वालों ने 2 रुपए नहीं दिए, उनको हम डालेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। कैसे डालेंगे इसके लिए आप रेफर कर सकते हो अपना जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है। बाकी हम जब ये क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो ये सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल होगा वो आप पूरा का पूरा यहाँ पर फाइनलाइज कर सकते हैं, राइट। अभी अगर आप लोगों ने ऊपर से व्यूज देना है तो ये आपके पास बाइफिकेशन, इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये जो पूरा आपके पास आंसर होगा इसे हम यहाँ पर शेयर कैपिटल में शो कर देंगे। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, जितने भी टाइप के कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े होंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा वो यहां पर आता है, राइट। जैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, सारे रिजर्व जितने भी टाइप के रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे रिजर्व्स जो हैं इसके अंदर बाहर आ जाते हैं। अगर हम 12th क्लास की बात करें तो उनको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ याद रखना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, या जनरल रिजर्व हो गया, या P&L हो गया। इनका सबका जो टोटल है आप लोगों ने सिर्फ उसका टोटल जो है रिजर्व एंड सरप्लस में डालना है, राइट। क्योंकि मैंने ये एक ही वीडियो बनाई है बीकॉम के लिए भी और 12th के लिए भी, तो मैं साइमल्टेनियसली दोनों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन, आप लोगों ने सिर्फ रिजर्व्स के नाम लेने हैं और उनका टोटल करके रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देना है। ऑल टाइप ऑफ रिजर्व्स वो होता है जो आप प्रॉफिट में से सेट असाइड करके रखते हैं, और सरप्लस मीन होता है जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ। जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने ये अपनी जो इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इनकम स्टेटमेंट में जो आपके पास ये प्रॉफिट आया है, दैट प्रॉफिट इज नथिंग बट योर सरप्लस इफ इट इज पॉजिटिव, ठीक है। सरप्लस कैन बी नेगेटिव, सरप्लस कैन बी पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें जो आपके पास ग्रेजुएशन है तो उनके लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है। उन्होंने क्या करना है डियर, सरप्लस मतलब जो ओपनिंग का सरप्लस है, ठीक है। उनके पास पहले से अगर बैलेंस शीट में कोई ओपनिंग सरप्लस पड़ा हुआ है उसमें उन्होंने ऐड करना है जो इस साल उन्होंने प्रॉफिट कमाया, और ये प्रॉफिट कहां से आएगा, अभी जो हमने पीछे इनकम स्टेटमेंट ली थी ये वो वाला है, ठीक है। माइनस अगर उन्होंने इन प्रॉफिट में से इस साल कुछ पैसा रिजर्व में डाल दिया तो उसे माइनस कर दीजिए। अगर उन्होंने इस प्रॉफिट में से कोई डिविडेंड पे करा है तो वो माइनस कर दीजिए, और इस डिविडेंड पर अगर कंपनी टैक्स पे करती है तो वो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी माइनस कर दिया जाएगा, और जो नेट अमाउंट होगा वो आपके पास यहां आ जाएगा, राइट। क्या करा है हमने, अगर कोई पुराना सरप्लस पड़ा हुआ है, कोई P&L पड़ा हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इस साल का प्रॉफिट उसमें जोड़ देंगे, उसमें से अगर रिजर्व में कुछ पैसे आपने डाले हैं वो माइनस कर देंगे, अगर आपने इस साल कोई डिविडेंड पे करा है, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट में से ही पे करा जाता है, वो माइनस कर देंगे, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो कि इस डिविडेंड पर कंपनी को ही पे करना होता है वो माइनस करके फाइनल आंसर लिख देंगे, राइट। तो ये वाला आपका फाइनल सरप्लस होता है जो कि कंपनी में रियली में शो करा जाता है, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व अगर आपके पास पहले से कुछ पड़ा है प्लस इस साल जो आपने उसमें डाला है उसे प्लस करके फाइनली यहां लिख देंगे, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर आपके पास पड़ा है और अगर आपने किसी टाइप की कोई रिडम्पशन करी थी और उसमें कोई प्रीमियम दिया था तो वो SPR से लेकर फाइनल लिख देंगे। इज इट ओके? तो ये आपके पास है रिजर्व एंड सरप्लस। अगर हम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यही सबसे ज्यादा मेन चीज है, अगर आप इसे कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली, राइट। इसके बाद डियर इसमें एक और चीज आती है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो वो आपके पास ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपने शेयर होल्डर को एप्लीकेशन मनी ले ली, लेकिन अगर आपने उनको अलॉट अभी तक नहीं करा तो वो पैसा आपके ऊपर अभी लाइबिलिटी बना होता है, तो वो जनरली हमें न्यूमेरिकल्स में नहीं दिया होता, तो इसलिए हमने उसको अभी लर्निंग वर्क से दूर रखा है। बट अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो वो याद कर सकते हैं आप, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, राइट। तो यहां पर एक और पॉइंट होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मतलब जितने भी आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है, तो एक लाइबिलिटी होगी
जो आपने शेयर होल्डर से लिया, दिस इज बेसिकली इक्विटी। शेयर होल्डर फंड इज नथिंग बट योर इक्विटी। नाउ वी आर डिस्कसिंग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में दो पार्ट हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। आप लोग जानते हैं वो लाइबिलिटी जो एक साल के अंदर पे हो जाती है वो करंट लाइबिलिटी होती है, और जो एक साल से ज्यादा समय के लिए होती है वो नॉन करंट होती है। तो सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटी में से एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एनी टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन जो भी है, यहाँ पे हमने नोट नंबर डाला 3, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अगर बाइफर्केशन है तो डिबेंचर्स हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड हो गया, टर्म लोन हो गया। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है डियर? अगर कंपनी लोगों से पैसा उधार मांगती है और जिसके बदले में कोई सिक्योरिटी भी नहीं देती तो डायरेक्टली पब्लिक में डिपॉजिट कराती है, ये शेयर्स के अलावा होता है, तो उसे पब्लिक डिपॉजिट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लेगी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएंगी, और पब्लिक डिपॉजिट अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेंगी तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो जाएंगी, राइट। तो जनरली डिबेंचर्स आपके पास आ गए, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड हो गया, या टर्म लोन होता है 5 साल 6 साल 7 साल के लिए जो आपने लोन लिया। तो इन सब बाइफर्केशन को लिखकर उसका जो टोटल है वो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जिसको समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है, इसको मैंने अपने ही तरीके से थोड़ा समझाने के लिए बच्चों को करा है कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या है। वैसे तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये होती है, अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम से आपकी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकल आती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आपको पता है कि 31 मार्च को आपका जो है रिटर्न फाइल होता है। रिटर्न फाइल करना और टैक्स पे करना एक अलग बात होती है। रिटर्न फाइल करने में क्या होता है कि आप अपनी डिटेलिंग देते हो कि आपने साल भर में क्या कमाया टैक्स अथॉरिटी को। फिर क्या होता है कि कंपनीज जो होती है उनको टैक्स भरने के लिए 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी जब ये मार्च कंप्लीट होगा तो 31 मार्च को वो अपना रिटर्न फाइल करेंगी, मतलब कि क्या क्या हमने कमाया, क्या प्रॉफिट हुआ हमें। तो ऐसा नहीं होता कि 31 मार्च को ही आपने टैक्स पे करना है, 31 अक्टूबर तक का उनका मैक्सिमम टाइम है, तब तक वो टैक्स पे कर सकती है। लेकिन अगर कोई कंपनी अप्रैल में ही अपना टैक्स पे कर देती है ये सोचकर कि मेरा टैक्स इतना बनेगा, यानी एडवांस टैक्स, आपको पता है कई जगहों पर एडवांस टैक्स का प्रोविजन होता है, यानी आप टाइम से पहले अपना टैक्स पे कर सकते हो, उससे आपको फायदा होता है, राइट। अब मान लीजिए कि आपने टैक्स जो पे करा अपने हिसाब से सोचकर कि यार मेरा इतना पिछले सालों का टैक्स बना है, तो उस हिसाब से आपने टैक्स पे कर दिया 1 लाख रुपए, राइट। आपने टैक्स पे कर दिया 1 लाख एडवांस। अब जनरली एडवांस टैक्स पे कर देते हैं क्योंकि एडवांस टैक्स पे करने से काफी टाइप के गवर्नमेंट की तरफ से आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो आपने वही सोचकर कि यार ठीक है ना, मुझे को पता ही है इतना टैक्स बन जाएगा, आपने 1 लाख रुपए टैक्स पे कर दिया। अब जब फाइनली आपके सीए ने सारा टैक्सेशन कैलकुलेट करा या टैक्स अथॉरिटी की वजह से जो टैक्सेबल इनकम आपकी निकली, फाइनली जो टैक्सेबल इनकम निकली, मान लेते हैं वो टैक्स आपका बना 1,20,000 रुपए। अब आपने कितना टैक्स पे कर दिया? 1 लाख रुपए, और आपका जो टैक्स बना वो 1,20,000 बना। तो 20,000 रुपए अभी भी अपने टैक्स अथॉरिटी को देने हैं। तो डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। तो आप इन फ्यूचर जब भी आप फाइनल अब नेक्स्ट पेमेंट करेंगे तभी आप 20,000 रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने टैक्स देना बाकी है तो वो गई डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। फिर इसके बाद हमारे पास आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या है, और कोई जैसे अगर आपने मान लो कि प्रेफरेंशियल वालों की या डिवेंचर वालों की रिडम्पशन के टाइम पर, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, तो आपने तय किया था कि आप उनको प्रीमियम दोगे। तो आज आपने शेयर इशू करे हैं, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर इशू करे हैं, आपने उनसे लोन लिया और आपने 5 साल बाद उनको फेस वैल्यू तो चुकानी है, प्लस आपने उनके साथ पहले ये टर्म तय कर लिया कि आप उनकी जो रिडम्पशन है, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट जो है वो प्रीमियम पे करोगे। तो आपके पास वो पैसा भी आप अपने प्रॉफिट में से निकालने लग जाते हो, और वो आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे प्रीमियम पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स या प्रीमियम पेबल ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी अगर आप कोई ऐसे प्रॉफिट में से पार्ट अलग करके रखते हो जो आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप अपने इंप्लॉइज के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए किसी भी तरीके के कोई प्रोविजंस बनाते हो, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लीव एनकैशमेंट दोगे उनको, या फिर आप उनको प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो इस तरीके से जो वो पैसा है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का पैसा इंप्लॉइज का ही होता है, तो अगर आप पैसा इकट्ठा करे जा रहे हो और आप उनको 10 साल बाद या 12 साल बाद दोगे तो वो आपके पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारी हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन लिया है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यानी जितना आपने टैक्स सोचा था उससे आपने कम पे करा, तो बाकी का जितना भी आपने पे करना बाकी है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और कोई अगर आपने लॉन्ग टर्म लिया है, या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट। बिल्कुल सेम तरीके से आपके पास करंट लाइबिलिटीज हैं। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, तो अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाएंगे, चाहे वो डिबेंचर से लिए हैं, चाहे वो टर्म लोन, तो शॉर्ट टर्म अगर आपने कोई भी लोन लिया। फिर आता है आपके पास ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आता है डियर, क्रेडिटर्स और बिल पेबल दोनों का प्लस जो है वो ट्रेड पेबल में आप यहाँ पर शो कर देना। फिर आती है अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग खर्चे हुए, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है, जैसे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया शेयर होल्डर्स को, तो कुछ शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, उनको पता नहीं चला है कोई भी चीज है, तो वो क्लेम करने नहीं आए, तो हम ये सोचते हैं
नियर फ्यूचर में 1-2 महीने के अंदर वो लोग आ जाएंगे, तो ये आपके पास लाइबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, लेकिन इसे हमें अदर करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि ये लोन नहीं है ना, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं हो सकती। ट्रेड पेबल में तो क्रेडिटर और बिलेबल आते हैं, ठीक है। तो अदर करंट लाइबिलिटी में अनक्लेम डिविडेंड आता है। इसके अलावा जैसे अगर आपने कोई भी चीज रिसीव इन एडवांस है, जैसे अगर मान लीजिए आपने कमीशन एडवांस में रिसीव कर ली या कोई भी रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया, तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है, ये भी सही आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल में कई बार होता है कि आप कुछ कॉल एडवांस में ले लेते हैं, तो वो कॉल इन एडवांस जो है वो भी आपके पास करंट लाइबिलिटी है, राइट। इस तरीके से अगर आपका प्रोविडेंट फंड आउटस्टैंडिंग है, आपने देना है अपने एम्प्लॉयज का, तो अभी आप इन फ्यूचर देने ही वाले हैं क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग हो चुका है, तो प्रोविडेंट फंड पेबल भी आपके पास अदर करंट लाइबिलिटी का एक एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। तो अदर करंट लाइबिलिटी भी आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। अगर कंपनी ने अभी कोई डिविडेंड प्रपोज किया है, यानी बोला है, अभी दिया नहीं है, तो वो भी आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। और कंपनी ने जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था, आपने देखा था कि अभी हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से एक टैक्स माइनस करा है, जो कि अभी कंपनी ने सोचा है, अभी पे नहीं करा, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, क्योंकि 31 मार्च को कंपनी ये अकाउंट बना रही होती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया या बैलेंस शीट हो गया। लेकिन अभी हमने आपको बताया कि कंपनी आपका 31 मार्च को टैक्स पे नहीं करती है, उसके बाद आपके पास टाइम पीरियड काफी होता है, तो इसीलिए हम उसे प्रोविजन ही मानते हैं, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, राइट। इसके अलावा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो उस पर एक टैक्स बनता है जिसको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कहते हैं, वो भी कंपनी ने देना ही होता है। वही बात है कि कंपनी के पास टाइम ज्यादा होता है, तो अभी कंपनी उसके लिए पहले से प्रॉफिट में से पैसे निकाल लेती है, जैसे कि हमने आपको रिजर्व एंड सरप्लस में बताया था, तो वो भी आपके पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन का एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी पूरी लाइबिलिटी हमने जो है आपके साथ डिस्कस कर ली, एक एक बाइफिकेशन भी हमने डिस्कस करी। ऐसा नहीं है कि सारे एग्जांपल एग्जॉस्टिव है, इनके अलावा भी इसके अंदर और एग्जांपल हो सकते हैं, बट बेसिक समझने के लिए हमारे पास चीजें हो गई, राइट। तो ये पूरी हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट है। उसके बाद हम एसेट साइड को डिस्कस करेंगे। तो एसेट में सिर्फ 2 ही मेन हेड है, मतलब जैसे देखिए मेन हेड थे और उनके अंदर ये सब हेड थे, तो यहाँ पर मेन 2 ही हेड है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ठीक है। तो जो एसेट आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखी है वो नॉन करंट एसेट हो गई, और जो शॉर्ट टर्म के लिए वो करंट एसेट हो गई। तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स में भी सब हेड है, 5 सब हेड हम आपको डिस्कस करेंगे। फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट, राइट। एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में सबसे पहले आएगा आपके पास टेंजिबल एसेट। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास टेंजिबल एसेट्स होंगी, डेफिनेटली होंगी टेंजिबल एसेट, तो आप वहां टेंजिबल एसेट का हेड डालेंगे, राइट। और उसके बाद जैसे अगर मान लीजिए आपके पास मशीनरी है, तो मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा। आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा। इस तरीके से जो भी आपका टेंजिबल एसेट का टोटल होगा वो आपने यहां पर फाइनली शो करना है, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास कोई इनटेंजिबल एसेट्स है, तो यहां पर आप हेड डालेंगे इनटेंजिबल एसेट, नोट नंबर डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली, आप 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो आप अपना नोट नंबर डालकर जो भी आप लोगों को लगता है, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स का तो डेफिनेटली बनेगा डियर आपके पास। फिर इनटेंजिबल एसेट्स में मान लीजिए गुडविल है, पेटेंट है, तो यहाँ पर एक इनटेंजिबल एसेट का हेड बनाकर उसके अंदर बाइफर्केशन मेंशन कर दीजिए, गुडविल, पेटेंट। फिर जो फाइनल टोटल है वो आप यहाँ इनटेंजिबल एसेट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट में सबसे पहली चीज टेंजिबल, इनटेंजिबल। उसके बाद आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेसिकली क्या होता है कि टेंजिबल एसेट्स अगर अभी आपकी बन रही होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो तैयार हो रही है, तो वो भी आपकी एसेट तो है, मान लीजिए कि काफी हद तक तैयार हो चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसी तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स भी अंडर डेवलपमेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने पेटेंट की रिक्वेस्ट डाल दी है लेने के लिए, या गुडविल की रिक्वेस्ट डाल दी है, बस थोड़ा बहुत प्रोसीजर रह गया या कुछ टर्म्स रह गई, मतलब फाइनली आपको मिल ही जाएगा, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी मिल जाएगी, या अंडर डेवलपमेंट वर्ड भी आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स आपके पास हैं, और ये है टेंजिबल एसेट्स अगर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब आ रही है या बन रही है। इनटेंजिबल एसेट्स आपके पास हैं, और ये चौथा पॉइंट हो गया इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट या इनटेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। तो ये आपके पास नॉन करंट एसेट का पहला हेड हो गया, मतलब नॉन करंट एसेट के पास मेन हेड है, उसका सब हेड है फिक्स एसेट, तो ये आपके पास फिक्स एसेट हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड इसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी अगर हमारी कंपनी जिसकी ये बैलेंस शीट बन रही है वो किसी और कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर परचेज कर लेती है। परचेज करने का मतलब होता है उसको लोन देना, तो इसका मतलब हमने इन्वेस्ट किया है, तो दैट इज नोन एज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, राइट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफिनेटली अपोजिट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर हमने सोचा था कि हमारा टैक्स 1 लाख रुपए होगा और हम 1 लाख पे कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि हमारा टैक्स तो सिर्फ, जब टैक्सेबल इनकम हमने निकाली तो हमारा टैक्स तो सिर्फ 80,000 बनता है, तो हमने यहाँ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा जमा करा दी, अब हमें टैक्स अथॉरिटी से ये लेने हैं, वो बन जाती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, राइट। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बच्चों को लगता है यार ये लोन तो लायबिलिटी होती है, एसेट साइड पे क्या कर रहा है, इस
वर्ड की वजह से ये लाइबिलिटी नहीं रहा, ये आपका एसेट बन गया। यानी यहां पर हमने लोन लिया नहीं है, एडवांस किया है, यानी किसी को दिया है। तो अगर आपने किसी को टर्म लोन दिया है या कोई टाइप ऑफ लोन प्रोवाइड करा है विच इज लॉन्ग टर्म, तो वो आपकी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाता है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स है, मतलब जो भी इस हेड के अंदर आपकी करंट एसेट्स नहीं आई उसे आप अदर नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, राइट। तो अब देखिए सब में अदर वर्ड तो है ही है आपके पास, तो ये तो बड़े आराम से याद हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद बात करते हैं करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट सेम, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स या कोई ऐसे शेयर्स खरीद रखे हैं जो इजीली आप सेल कर सकते हैं, विद इन 1 ईयर आप सेल कर सकते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ना बात करते हैं इन्वेंट्रीज की। तो इन्वेंट्रीज में डियर आपके पास कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि अगर बात कर सकते हो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, किसी भी टाइप का क्लोजिंग स्टॉक है, चाहे वो कच्चे माल का स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे वो फिनिश गुड का, आपको पता है बैलेंस शीट में सारे क्लोजिंग स्टॉक आते हैं। तो इन तीनों में से किसी का भी क्लोजिंग बचा है, तीनों का है तो तीनों का टोटल। इसके अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर्स होते हैं जैसे नट बोल्ट वगैरह वगैरह, ये भी इन्वेंट्रीज में आते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट, अगर कोई माल आपका बन रहा है या गुड्स इन ट्रांजिट रस्ते में है, आपने मंगवाए थे, तो वो भी आपके पास स्टॉक में है, क्योंकि अभी आपके पास बेशक वो आए नहीं है बट हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे पास पहुंच जाएंगे। लूज टूल्स भी आपके पास आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसका मतलब इन्वेंट्रीज के अंदर ये सब चीजें आती हैं। इन्वेंट्रीज का टोटल आपने फाइनली यहाँ शो करना है। उसके बाद ये है ट्रेड रिसीवेबल। जिस तरीके से ट्रेड पेबल में आपके पास क्या था, क्रेडिटर और बिल पेबल, ट्रेड रिसीवेबल में आपके पास आते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल। बस इतना ध्यान रखिएगा कि डेटर्स में से आपने न्यू बैड डेट और न्यू प्रोविजन जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है वो सबट्रैक्ट करके ही आपने फाइनली शो करना है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जो कैश और कैश जैसी हैं, जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, चेक इन हैंड हो गया आपके पास, या फिर बैंक ड्राफ्ट हो गया, या मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, जो जनरली इतनी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पर ही मानी जाती हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपकी कंपनी ने किसी को कोई लोन दिया है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो वो गए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके बाद अदर करंट एसेट्स आती हैं। अदर करंट एसेट्स में क्या हो सकता है आपके पास, जैसे अदर करंट लायबिलिटी में क्या था, ऑल टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इस तरीके से अदर करंट एसेट में आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड कमीशन है, कोई भी चीज अगर आपने प्रीपेड करी है तो वो आपके पास अदर करंट एसेट्स हो जाएंगी, राइट। अब आपके पास क्या करना होता है, जो नॉन करंट एसेट का टोटल है, जो कि आपके पास यहाँ फाइनली आप एक एक करके सारी आइटम्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये सारे 5 आइटम्स आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पर भी अपनी करंट एसेट, जो भी आपका फाइनल टोटल होगा वो डेफिनेटली लायबिलिटी के टोटल से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो अब आप लोगों को ये फॉर्मेट जो है सबसे पहले लर्न करने हैं, उसी के बाद आप लोग इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग यूर क्लास।